नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आपसे दो गंभीर विषयों पे चर्चा करनी है, या यूँ कहिए कि सूचना देनी है। बहुत ज़रूरी सूचना है। पहला विषय है अग्निपथ में अग्निवीरों की नियुक्ति, और दूसरा विषय है एनआरसी। इन दोनों के लिए विपक्ष ने बवेला मचाया हुआ है बहुत टाइम से। अग्निवीर जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने शुरू की, 2022 में इसकी रिक्रूटमेंट शुरू की। तो इसके बारे में विपक्ष तो बोल ही रहा था। अभी मोदी जी की सरकार ने जो शपथ ग्रहण किया है, उसके पहले जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी ने भी कहा कि अग्निवीर स्कीम के ऊपर रिकन्सिडरेशन होना चाहिए। चलिए, ये विषय पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर की नियुक्ति होती है, उसमें कौन लोग भर्ती होते हैं। और उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात, बड़ी गंभीर बात बताता हूँ कि अभी CBSE के जो नतीजे आए थोड़े दिन पहले, उसमें 24,000 बच्चों के 95% से ज़्यादा नंबर आए हैं। 95% से ज़्यादा। अब 90 से 95 के बीच में भी बहुत होंगे, 85 से 90 के बीच में होंगे, 80 से 85 के बीच में होंगे, इस तरह से। अब इन लोगों को अगर एडमिशन ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे तो जो 40, 50, 60% वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये बहुत गंभीरता से इसको सोचा है और सोच समझ के ये स्कीम बनाई है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊँगा ताकि मैं एलिजिबिलिटी को कहीं गलत ना बोल जाऊँ। एलिजिबिलिटी क्या है? पहली है मैट्रिक, 10वीं पास। किसी को जॉब मिल सकता है 10वीं पास को? सोचिए, बात मैं कर रहा हूँ, सोचते रहिए। उसके अंदर क्या है जी, 45% उसके एग्रीगेट नंबर होने चाहिए 10वीं क्लास जिसके पास है, और 33% जो भी उसने सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसमें 33% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसके नंबर होने चाहिए। नंबर 2 क्या एलिजिबिलिटी है? 10+2 इंटरमीडिएट। इसके अंदर 50% उसकी मार्क्स होने चाहिए, और उसके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये नहीं है कि हर किसी को वो भर्ती कर रहे हैं आर्मी के अंदर। और 50% नंबर होने चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%, सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग 40%, और एग्रीगेट 50%। उम्र क्या है? 17.5 से 21 साल। अब आप सोचिए कि 50% वाले बच्चे को, या मैट्रिक जिसने किया हुआ है उसको आगे मौका नहीं मिला पढ़ने का, उसको 45% वाले बच्चे को नौकरी मिल रही है, और ये हल्ला मचा रहे जी बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप 50% के ऊपर वाले बच्चे को कहाँ पे एडमिशन दिलाएंगे, पहले ये बता दीजिए। आप फिर कह देंगे जी गवर्नमेंट ने कॉलेज नहीं खोले, बस हो गया। गवर्नमेंट को पेलने से मतलब है। फिर मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ। ये जब अग्निवीर चालू किया तो इन्होंने सारे राज्यों में आग लगाई थी, खासकर बिहार में। बिहार में ट्रेन्स चला दी गई, सरकारी संपत्ति को आग लगा दी गई। किस लिए? आप समझिए ज़रा कि जो 50% जिस आदमी के बच्चे के नंबर होते थे, वो कोचिंग लेके इंजीनियरिंग की तैयारी कराते थे उसको। इतने कोचिंग सेंटर है बिहार के अंदर, पूछिए मत। उन कोचिंग सेंटर्स ने बिहार को आग लगवा दी कि हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। ये हकीकत है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं उसके अंदर जिनका नाम था उस दंगे कराने में। आप देखिए,
इनका ऑब्जेक्शन किया है। उसके पहले मैं बताऊं कि 2 साल में सरकार ने 40,000 लोगों की नियुक्ति की है। पहली साल में उसको 30,000 मिलते हैं, बाकी अगले सालों में उसको 40,000 मिलते हैं, और 4 साल कंप्लीट होने के बाद 11.5 लाख। अब 10वीं क्लास के बच्चे को और 12वीं क्लास के बच्चे को पास होने के बाद इतना बड़ा पैकेज मिले, ये कोई, मैं तो नहीं समझता साहब, छोटी मोटी बात है। फिर 25% इन लोगों में एब्जॉर्ब होंगे आर्मी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको मोस्टली बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, टेरिटोरियल आर्मी और जो ऐसी जो हमारी संस्थाएं हैं उनके अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। 25% बढ़ सकता है, ये इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन, रिकन्सिडरेशन हो सकता है इसके बारे में। लेकिन एक मैंने अभी सुना, अभी 2 दिन पहले एक आर्मी के बड़े सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर्ड, उन्होंने कहा जी ये जो लोग हैं इनकी बटालियन होनी चाहिए, रेजिमेंट्स होनी चाहिए इनकी, तब तो कोई फ़ायदा है। और जो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए, तो उसके अंदर उनको पूरा कंपनसेशन जैसे आर्मी वाले को मिलना चाहिए। चलो वो मैं मान लेता हूँ साहब, वो ठीक है, उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन भाई जब वो 4 साल की सर्विस करने के बाद जब 25% लोग एब्जॉर्ब होंगे आर्मी के अंदर, तो दे विल गो टू द रिस्पेक्टिव रेजिमेंट्स देमसेल्व्स, उनको उन्हीं रेजिमेंट्स में भेजा जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए ऑपोजिशन का क्या हल्ला है, जिसमें तो रिटायरमेंट बेनिफिट ही कोई नहीं है, ये पेंशन नहीं मिलती इसके अंदर। तो पेंशन नहीं मिलती भाई, तुम सरकार बनाने जा रहे थे, तुम तो करते स्कीम ही ख़त्म कर देंगे हम। और तुम्हारा राहुल गांधी, अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था ग्रेजुएट्स के लिए हम स्कीम ला रहे हैं, अस्पतालों में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलेगी, दी जाएगी 1 साल के लिए। कर लो यार, सर फोड़ लो अपना, 1 साल के लिए नौकरी, और 4 साल की नौकरी पे तुम कले छाती पीट रहे हो, 1 साल की नौकरी दे रहे हो। ये कहाँ का तरीका है भाई? तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो स्कीम लाओ उसमें नुक्स निकाल दो, खुद कुछ मत करो और घंटी बजाते रहो बस। अब देखिए, इन्होंने एक बार बहुत पहले से डिमांड चल रही है जी, एनआरसी नहीं होना चाहिए, एनआरसी नहीं होना चाहिए। एनआरसी क्या है? जो भारत का नागरिक नहीं है, यहाँ पे घुसपैठ करके बैठा है, उसे बाहर निकालना है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं सरकार से कहूँगा एनआरसी मत करो, लेकिन आप पहले एक काम कर दो, ये सारे विपक्षी जो चौधरी बने हुए हैं, एक एक गिन गिन के रोहिंग्या और गिन गिन के बांग्लादेशी बाहर कर दो, एनआरसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं करे, मना कर देंगे, नहीं होगा एनआरसी। हिम्मत है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बाहर निकालने की? करके दिखाओ ज़रा, आप ताज्जुब करेंगे साहब। 2017 से सुप्रीम कोर्ट अपने पास रोहिंग्या का केस लिए बैठा है। इतने निकम्मे लोग हैं ये, मैं बता नहीं सकता आपको। 40,000 रोहिंग्या बताए गए थे उस वक्त में थे, 40,000। आज कितने हो गए होंगे? उनकी तो पैदावार बढ़ती है, ऊपर वाले की देन है जी, खाने को है नहीं। बस इस देश में मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है जी, उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको तो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। फिर यहाँ पे आते क्यों? जिन देशों में तुमको कोई भेदभाव नहीं है, तुम्हारी पूरी तरह से लुक आफ्टर किया जाए, वहाँ जाओ, रहना भी यहीं पे है, और फिर लट बजाने हैं। जितने जगह दंगे होते हैं सब जगह रोहिंग्या मिलते हैं आपको। हल्द्वानी में हुआ, रोहिंग्या बस्ती बनी हुई है वहाँ पर साहब, बांग्लादेशियों को रोहिंग्या की बस्ती बनी हुई है वहाँ पर। और बताता हूँ आपको, 2 भिखारी से दिखने वाले, हाथ में फर्स्ट क्लास 80,000 का मोबाइल लेके 2 भिखारी से दिखने वाले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि हमें यहाँ पर शरण दीजिए। आप जानते हैं
और उसके उन दोनों के वकील कौन थे, जिनकी वजह से केस 7 साल से अटका हुआ है। उनके वकीलों के नाम सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुनिए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको। फाली एस नरीमन मर गया 90 साल की उम्र में। उसका बेटा भी बेटा जज था सुप्रीम कोर्ट में। फाली एस नरीमन की फ़ीस उसके चमचों जो मिला के और उसकी फ़ीस मिला के 80 लाख रुपए रोज़ की होती थी। 80 लाख रुपया। ये 2 भिखारी रोहिंग्या कहाँ से ले आए हुए इसके लिए 80 लाख रुपये रोज़ के। और कौन थे साथ में, देखिए वकील वकील इनके लड़ने वाले प्रशांत भूषण। तीसरा कपिल सिब्बल, जिसकी फ़ीस एक दिन की 35 लाख रुपए है। चौथा राजीव धवन, जिससे सुप्रीम कोर्ट में उसके कागज़ फाड़ दिए थे मंदिर के, राम मंदिर के। पांचवा नाम कांग्रेस के थे कभी अश्विनी कुमार जी, मिनिस्टर थे लॉ के, वो इसके वकील थे। और कोलिन गोंसाल्वेज, ये भी बड़े मोटे वकील हैं। 6 वकील इनके साथ खड़े थे रोहिंग्याओं के साथ। बताइए साहब, किसने पैसा दिया उनको? मिल रही थी ना विदेशी फंडिंग। कौन से देश से मिल रही थी? सोरोस दे रहा था। कौन दे रहा था भाई? मैं मान ही नहीं सकता साहब कि बिना विदेशी फंडिंग के इनका केस चल रहा हो, और उसी फंडिंग के दम पे केस दबाया बैठा है। 7 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठा हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं काम करने का। उनकी फौज बढ़ रही है, उनकी फौज बढ़ रही है। उनके आधार कार्ड बनते हैं, उनके वोट बन जाते हैं। ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता है क्या मामला क्या है ये। फिर कहते हैं एनआरसी नहीं होगा, तो मतलब उनको क्या परमानेंटली रेजिडेंस बना दोगे तुम? इससे सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कहता हूँ जितनी लानत भेजी जाए उतनी कम है। इनको मुंह से निकलता नहीं, डूब के मर जाना चाहिए इनको। दे आर नॉट फिट टू बी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस मर्जी केस को दबा के बैठ जाओ। आज एक दूसरा केस, मैं तो उसको केस को दंग रह गया देख के साहब। 33 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने एक केस का फैसला किया है। मैं मतलब ऐसे ही कोरिलेट नहीं कर रहा उस चीज़ को, लेकिन मैं बता रहा हूँ जुडिशरी कैसे चल रही है। 33 साल बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि एक व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची का 91 में 33 साल और 6 साल की बच्ची, आज 39 साल की हो गई होगी वो। 33 साल बाद फैसला दे रहा। उसने, उसका क्या आरोप था उसके ऊपर कि बच्ची का अंडरवियर उतारा, खुद नेकेड हो गया, और आज जजमेंट दे रहा है हाई कोर्ट। अनूप कुमार नाम है जज का, कौन है पता नहीं। इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप। ये हैं हमारे निकम्मे नालायक जजेस। इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ, ये जजेस जब तक अपराध के शिकार नहीं बनेंगे कोई जस्टिस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिस दिन रोहिंग्या इनको टपका देंगे किसी को, एक दो को, फिर जजमेंट होगा 7 साल के बाद। निकाल के फेंको इनको। जब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मानेंगे नहीं साहब। तो मैं आज इस विषय में आपके 2 विषय मैंने जो डिस्कस किए, इन पे आप भी गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और कुछ अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मेरे विचार सही है कि नहीं है। और आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगर कोई फिर कहता हूँ, वैसे मैं कोई गलत बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलत निकल जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरा साथ देते रहिए, बस मेरे यही आपसे अनुरोध है। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम।